हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन और उससे संबंधित घटनाएं। आप लोगों ने उदारवादियों के बारे में देख लिया, उग्र विचारधारा के बारे में देख लिया, गांधी जी भारत में आए, गांधी युग को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ और समझ लिया है। साथ ही साथ इनके प्रश्नोत्तर भी आपको याद हो गए होंगे। आज़ादी की लड़ाई के लिए केवल प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों या प्रतिनिधि मंडलों ने ही अपना योगदान नहीं दिया। उनसे जब लोग आजिज आ गए तो आगे बढ़कर उन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन इसके बावजूद भी जब अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीति जारी रही तो देश में एक वर्ग ऐसा था नौजवानों का, जिन्होंने यह संकल्प ले लिया कि अब हिंसा का रास्ता अख्तियार करना ही होगा। ऐसे ही हिंसा के माध्यम से आज़ादी की इच्छा रखने वाले युवकों की कहानी या युवकों को हम बोलते हैं क्रांतिकारी। आज हम उन्हीं क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत इस क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति जारी रही तब इससे क्रांतिकारी विचारधारा का अभ्युदय हुआ। अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीति के अंतर्गत जब उन्होंने बंगाल का विभाजन किया तो इससे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो थे उनके मन में यह बात आ गई कि अब अहिंसा या किसी वैधानिक साधनों के उपयोग से हमको स्वराज मिलने की उम्मीद नहीं है, इसके लिए हमको हिंसा के रास्ते पर ही आगे बढ़ना होगा। क्रांतिकारी जैसे के साथ तैसा व्यवहार करने की विचारधारा वाले थे। उनके मन में ये बात थी कि बिना भय या बिना डर के ये अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। और उन्होंने इसीलिए यह विचार कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे स्वयं के प्राणों की बाजी ही क्यों न लगाना पड़े, हमको देश की आज़ादी अभी चाहिए, तत्काल चाहिए। और इसीलिए उन्होंने बम, गोले, बारूद का सहारा लेना शुरू कर दिया। इन सारी चीज़ों के लिए इन युवकों ने आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया, संगठित होना शुरू कर दिया, समितियां बनाना शुरू कर दी। बंगाल में तो बल्कि अनुशीलन समितियों का गठन भी किया जाने लगा। इन समितियों का प्रमुख कार्य था युवाओं में राष्ट्रीय जागृति की भावना पैदा करना, उनके अंदर साहस भरना और राष्ट्र की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान की भावना को जागृत कराना। और जब क्रांतिकारियों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति त्याग और स्वाभिमान की और सम्मान की भावना जागृत हो जाए तब वे देश की आज़ादी के लिए गोली, बंदूक, पिस्तौल, गोला और बारूद का रास्ता अख्तियार करने के लिए आगे बढ़ गए। ऐसे ही क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानी लेकर के मैं आया हूँ आज। चलिए हम देखते हैं, आरंभ करते हैं प्रमुख क्रांतिकारियों और उनसे संबंधित घटनाओं से। तो हम आरंभ करते हैं महाराष्ट्र से। तत्कालीन समय में महाराष्ट्र में सक्रिय क्रांतिकारियों में प्रमुख थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु, जिनके अंतर्गत दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर, ये तीनों भाई एक साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए थे। इनके साथ सावरकर बंधु, जिनमें सर्वप्रसिद्ध विनायक राव सावरकर और उनके बड़े भाई नारायण राव सावरकर, इनको हम सावरकर बंधु के नाम से जानते हैं। तो ये क्रांतिकारी महाराष्ट्र से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी थे। चलिए अब हम देखते हैं पंजाब में क्या हो रहा था। 1907 में पंजाब में किसानों में क्रांतिकारी भावना तेज हो गई। यहाँ पर इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले थे भाई परमानंद और लाला हरदयाल। अब हम और आगे बढ़ते हैं। 1909 में लंदन में मदनलाल ढींगरा ने सर विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि इधर नासिक में अनंत कान्हेरे ने सेशन जज मिस्टर जंक्शन की हत्या कर दी। हालांकि बाद में कान्हेरे पर नासिक षड्यंत्र केस नाम का मुकदमा चलाया गया। यदि आपके परीक्षा में कभी ये पूछा जाता है सही जोड़ी बनाने के लिए या खाली स्थान के लिए कि नासिक षड्यंत्र केस में किसको सजा हुई या किस पर मुकदमा चलाया गया, तो उत्तर आएगा अनंत कान्हेरे। यद्यपि क्रांतिकारी आंदोलन का जो आरंभ है वह कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से, मतलब यहाँ से। लेकिन
यह अपने उग्रतम कहें या प्रबलतम कहें रूप में कहाँ प्रकट हुआ? बंगाल में। कि क्रांतिकारी जो आंदोलन था वह महाराष्ट्र में प्रस्फुटित हुआ, उदय हुआ इसका, लेकिन इसका प्रभाव दिखाई दिया बंगाल में। आप जब इतिहास पढ़ें, खास करके भारतीय इतिहास या कोई भी इतिहास जब आप पढ़ें, तो नक्शा साथ लेकर जरूर बैठें। यदि आप मानचित्र के साथ में ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ में जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव हुआ, लेकिन ये महाराष्ट्र से आगे बढ़कर बंगाल में यह अपने प्रबलतम रूप में आया। क्यों? क्योंकि बंगाल का जो विभाजन हो गया था, उस बंगाल विभाजन ने बंगाल के क्रांतिकारियों को संगठित होकर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि बंगाल विभाजन नहीं हुआ होता तो बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं प्रबलतम स्वरूप में नहीं पहुंचती। ये जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, इस क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत कहें या लीडरशिप जो थी, वो प्रमुख लीडरशिप में थे वारिंद्र कुमार घोष, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और दूसरे थे भूपेंद्र नाथ दत्ता। इन लोगों ने बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन की बागडोर संभाली। अब हम बात करते हैं वेरी यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ द इंडिया। 1908 की बात है। क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या की योजना बना ली, और योजना बनाने के बाद जज किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंक दिया। हालांकि जिस घोड़ा गाड़ी में बैठकर जज को जाना था, उस घोड़ा गाड़ी में जज नहीं बैठे हुए थे और उनकी स्थान पर कोई 2 अंग्रेज महिलाएं बैठी हुई थी जिनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अंग्रेज सरकार ने खुदीराम बोस नाम के क्रांतिकारी को मात्र 16 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दे दी। आपकी उम्र कितनी होगी? अभी आप 10वीं क्लास में हैं, आप भी 9वीं 10वीं 11वीं, मतलब ये 15-16 उम्र के आसपास होंगे। सोचिए उस उम्र में भी यदि हम ये सोचें कि हम अभी छोटे, हम क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा आपका सोचना गलत है, क्योंकि खुदीराम बोस 16 वर्ष की उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस कर सकता है। तो हम लोग हमारे खुद के लिए, हमारे अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। यह हमारे क्रांतिकारियों से संदेश है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, अब हमको देश के लिए मरने की नहीं, अब हमको देश के लिए जीने की और कुछ करने की ज़रूरत है। कोलकाता के मानिक तल्ला मोहल्ले में पुलिस ने हथियारों का एक कारखाना पकड़ लिया। अनेक क्रांतिकारियों को पुलिस ने घेर के गिरफ्तार भी कर लिया। इन क्रांतिकारियों पर बाद में मुकदमा चलाया गया, जिसे अलीपुर केस के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि अलीपुर जो है वो कोलकाता का बहुत पुराना नाम है, जब वहां पर मुगलों का शासन हुआ करता था। यहाँ पर अलीपुर केस में वारिंद्र कुमार घोष जो क्रांतिकारी थे, बंगाल में क्रांतिकारियों के मेन लीडर थे, इनको अंडमान निर्वासित कर दिया गया। 1910 के हावड़ा षड्यंत्र एवं ढाका षड्यंत्र में अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनमें एक थे विपिन चंद्र पाल। ये विपिन चंद्र पाल वही हैं जो लाल बाल पाल में गिने जाते हैं। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक में से एक हैं ये विपिन चंद्र पाल। इन्होंने बंगाल विभाजन के बाद में मद्रास का दौरा किया और वहां पर मद्रासी युवकों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। वहां पर चिदम्बरम पिल्लई के साथ में इन्होंने मद्रास में प्रेरणा दी राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रवाद की। और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्रांतिकारियों को संगठित किया। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये रास बिहारी बोस वो नहीं हैं जो उदारवादी कांग्रेस में थे। ये रास बिहारी बोस अलग हैं और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक भी इनको माना जाता है। और यह है सचिंद्रनाथ सान्याल। अब हम बात करते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र है वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग का। 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, लेकिन लॉर्ड हॉर्डिंग बच गया। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर जो केस चलाया गया, जो मुकदमा चलाया गया, उस मुकदमे का नाम रखा गया दिल्ली षड्यंत्र केस। कई क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया इस केस में, क्योंकि मामला वायसराय पे हमला का था। इसके बाद हम बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र केस की। तो कुछ क्रांतिकारियों ने सैनिक क्रांति की योजना बनाई, आपस में चर्चा करते रहे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि योजना बनाते समय अंग्रेजों के भी मुखबिर होते थे। आजकल भी होता है, जैसे आजकल पुलिस के मुखबिर होते हैं, इस तरह से अंग्रेजों के भी उस समय हम हिंदुस्तानियों में ही मुखबिर हुआ करते थे।
तो क्रांतिकारी जब कोई सैनिक क्रांति की योजना बना रहे थे लाहौर में, तो उनका भेद खुल गया। किसी मुखबिर ने जाके सूचना दे दी और ये जो है इस तरह से किसी मुखबिर ने जाके सूचना दी और उनके हथियार छीन लिए गए, उनको पकड़ लिया गया। और इसमें जितने भी क्रांतिकारी सम्मिलित थे सभी के ऊपर एक केस चलाया गया, मुकदमा दायर किया गया और उस मुकदमे का नाम रखा गया लाहौर षड्यंत्र केस। इसमें लगभग 24 क्रांतिकारियों को मौत की सजा हुई। इस तरह से 1907 से 1918 के बीच लगभग 200 क्रांतिकारी या तो शहीद हो गए या जेल में डाल दिए गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं वे केवल भारत में ही संचालित की जा रही थी, ऐसा नहीं है। क्रांतिकारी गतिविधियां विदेशों में भी जारी थीं, जैसे लंदन, पेरिस, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन और जापान आदि में भी भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना अभियान चलाया। 19वीं सदी के अंत में बर्लिन में एक भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की गई। यह समिति का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। विदेश से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए थे उनको पूरा सहयोग करती थी। कैसे, चलिए देखते हैं। मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल, बरकत उल्ला और तारक नाथ दास आदि क्रांतिकारी यह भारतीय स्वतंत्रता समिति के सदस्य थे। यही समिति आगे चलकर विदेशों से भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र बन गई। समिति का जो मेन काम था वह भारत में कार्य कर रहे क्रांतिकारियों से कांटेक्ट बनाना और इसके बाद उन तक अस्त्र शस्त्र पहुंचाने की व्यवस्था करना। मतलब किसी भी तरह से जो भारत में अंग्रेजों से लड़ रहे क्रांतिकारी थे उनके लिए अस्त्र शस्त्र मतलब गोली, बंदूक, बारूद इत्यादि भेजने का काम किसका था? ये मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल, बरकत उल्ला और तारकनाथ दास का। ये वहाँ विदेशों से बैठकर यहाँ के क्रांतिकारियों को पूरी रसद पहुँचाया करते थे। उधर 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसका आक्रोश पूरे देश में फैल गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों में एक नए सिरे से उत्तेजना की लहर पैदा कर दी। उनके अंदर ये भाव आ गए कि अंग्रेज यदि हमको मारते हैं, हमारे प्रति दमन का सहारा लेते हैं तो हम भी उनके साथ हिंसक व्यवहार ही करेंगे, जैसे के साथ तैसा। दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने से जन आक्रोश भड़क उठा। गांधी जी द्वारा चौरी चौरा की घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन को अचानक ब्रेक लगा दिया गया, जिसके बारे में कहा गया था चलती हुई बस को अचानक ब्रेक लगा दी गई। असहयोग आंदोलन निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन गांधी जी को दैवी इशारा हुआ और उन्होंने इस आंदोलन को चौरी चौरा की घटना के बाद रोक दिया, जिससे भारतीयों में आक्रोश की भावना उमड़ पड़ी और वे आक्रोशित हो गए। खिलाफत आंदोलन वैसे भी समाप्त हो चुका था और असहयोग आंदोलन के दौर में जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हुई थी वह धीरे धीरे करके अंग्रेजों की कुटिल चालों से धराशायी होती गई। कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए। इस तरह से अहिंसात्मक आंदोलनों से निराश हुए लोग क्रांतिकारी विचारधारा के साथ संगठित हुए और इकट्ठे होने लगे। क्रांतिकारी विचार लेना, क्रांतिकारी संगठन बनाना और देश के लिए करने की सोच लेना, सोचना और करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे कल सुबह से, लेकिन क्या कर पाते हैं? नहीं। तब उस स्थिति में मतलब जो सोचते हैं वह कर पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमारे देश के जो क्रांतिकारी नवयुवक थे उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि हमको आज़ादी इन गोरों से आज चाहिए, अभी चाहिए, और इसके लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम वो करेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों के अंजाम देने के लिए, उनको चलाने के लिए ज़रूरत होती थी रुपये पैसे की। रुपये पैसे के लिए उन्होंने ताकीदगी शुरू की, उन्होंने रैकी शुरू की कि पैसा कहाँ से मिलेगा। आखिरकार एक योजना उन्होंने बना डाली अंग्रेज़ों का खजाना लूटने की। और 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नाम की एक जगह है। आपको काकोरी का नाम सुनते ही याद आ गए होंगे जय आज़ाद। डेफिनेटली काकोरी नाम की एक जगह है जहां पर अंग्रेज़ों की जो ट्रेन थी उसको लूटने की योजना को अंजाम दे ही डाला। अब बाद में जब खजाना लूटने के बाद अंग्रेज़ों ने 40 लोगों पर खजाने की लूट का मुकदमा चलाया और उनको अरेस्ट भी कर लिया। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौटी
रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही और इसी कारण अंग्रेजों ने बाद में उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया। सचिंद्रनाथ सान्याल को काले पानी की सजा हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी थे वो अपना सर्वस्व न्यौछावर भारत माता के लिए करने को तैयार थे। उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कर रहे थे सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु। 1928 में दिल्ली में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। इसमें भगवती चरण भी शामिल हुए और इन्होंने गठन किया हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना का। साथ ही पंजाब में भगत सिंह के साथ मिलकर भगवती चरण ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। यह नौजवान भारत सभा नौजवानों में देशभक्ति की भावना जगाया करती थी। इस तरह से सरदार भगत सिंह और भगवती चरण दोनों ने मिलकर क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए अलग अलग संगठन बनाए। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल पास कराना चाहती थी। पब्लिक सेफ्टी बिल के माध्यम से वह इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना चाहती थी और एक तरह से इनका दमन करना चाहती थी। क्रांतिकारियों ने इस बिल को रुकवाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई और इस कार्य को सौंपा गया सरदार भगत सिंह, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और बटुकेश्वर दत्त को। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल को लाने के लिए कटिबद्ध थी। पब्लिक सेफ्टी बिल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारी आंदोलनकारियों पर शिकंजा कसना चाहती थी और एक तरह से दमनकारी नीति अपनाना चाहती थी। इसके विरोध में सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यह विचार कर लिया कि हमको असेंबली पर बम फेंकना है और 9 अप्रैल 1929 को जब असेंबली में इस पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी, तब सरदार भगत सिंह ने गलियारे में से खड़े होकर एक बम, जिसकी तीव्रता बहुत कम थी, उठाया और ऐसी जगह पर फेंका जहां पर पब्लिक नहीं थी। बम के विस्फोट के साथ धुआं बहुत ज़्यादा उठा और वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही भगत सिंह ने वहां पर नारे लगाना शुरू कर दिए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। जबकि भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि उन्होंने यह बम विस्फोट बहरी ब्रिटिश सरकार के कानों में तेजी से आवाज करने के लिए फेंका था, तो वह अपने लक्ष्य में कामयाब हुए और इसीलिए उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। बाद में सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, इन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाकर एक तरफा सुनवाई करते हुए इनको रातों रात फांसी के तख्ते पर टांग दिया गया। और वो समय था 23 मार्च 1931 को, जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनकी लाशों को सतलज नदी के किनारे जलाने की कोशिश भी की गई। हालांकि भीड़ पहुंच गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों द्वारा उनका जितना अपमान किया जा सकता था मृत्यु के बाद, उसमें कोई कमी नहीं की और इससे पूरे देश में एक गुस्से का माहौल पैदा हो गया। जतीन्द्र नाथ दास ये भी सरदार भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, जेल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, तो जतीन्द्र नाथ दास ने इन सुविधाओं को दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर दी और लगभग 28 या 29 दिन की अनशन करके अंततः अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1928 की बात करते हैं हम। लाहौर में साइमन वापस जाओ का नारा लगाया जा रहा था, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में आपने देखा इसको। लाला लाजपत राय पंजाब वाले क्षेत्र में इसका नेतृत्व कर रहे थे। जब वहां पर साइमन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे, तब पुलिस की झड़प में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हो गया। उस लाठीचार्ज से लाला जी की मृत्यु हो गई, जिससे क्रांतिकारी भड़क उठे और उन्होंने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण और अनेक क्रांतिकारी नेताओं की मृत्यु हो जाने से क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ। उत्तर भारत में क्रांति की बागडोर अब चंद्रशेखर आजाद, यशपाल और भगवती चरण के हाथों में आ गई। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत से बदला लेने के लिए लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाई। लॉर्ड इरविन की ट्रेन उड़ाने के लिए क्रांतिकारियों ने योजना तो बड़ी फुल प्रूफ बनाई थी, लेकिन इसके बाद भी लॉर्ड इरविन बच गया, वायसराय सुरक्षित रह गया। इधर चंद्रशेखर आज़ाद
अब एक नई योजना के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सभी क्रांतिकारियों के साथ एक साथ मिल बैठकर काम करने की योजना बनाने की ठान ली। सबको बुलाया भी और वे पार्क में समय पर पहुंच गए। लेकिन किसी मुखबिर के द्वारा अंग्रेजी सरकार को ये सूचना दे दी गई कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में बैठा हुआ है। पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर फायरिंग करने लगे। जब तक अपनी बंदूक में अंतिम गोली शेष रही तब तक चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को ब्रिटिशर्स के हवाले, अंग्रेज़ों के हवाले नहीं किया। अंतिम सांस तक, अंतिम गोली तक वो लड़ते रहे। अंत में जब उन्होंने देखा कि उनकी बंदूक में, उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली है, तो चूँकि वो कहते थे कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, और यह बात बोलते हुए उन्होंने अपने आप को भारत माता की बलिवेदी पर शहीद कर दिया। आपको मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद के पार्थिव शरीर के पास जाने के लिए अंग्रेज़ों की पूरी बटालियन के हाथ पैर कांप रहे थे। उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक चंद्रशेखर आज़ाद उठ खड़े हों और हम लोगों को मिटा डालें। इतना खतरनाक नाम अंग्रेज़ों के दिमाग में चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के हुआ करता था। यशपाल को भी 14 वर्ष की कैद हुई। क्रांतिकारी आंदोलनों में न केवल पुरुष बल्कि भारत की महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। इन भारतीय वीरांगनाओं में महत्वपूर्ण थीं सुशीला देवी, दुर्गा देवी जो कि भगवती चरण की पत्नी थीं, और प्रेमवती आदि महिलाओं ने योगदान दिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इन क्रांतिकारी आंदोलनों में जहां पर गोली और बंदूक की बातें होती थीं। 13 मार्च 1940 की बात है। ऊधम सिंह नाम का एक क्रांतिकारी पंजाब के गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर देता है। यह डायर वही था जिसके इशारे पर जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। 20वीं सदी के आरंभ में हुए इस क्रांतिकारी आंदोलन ने देश के अनेक भागों में अपनी जड़ें जमा ली थीं। अंग्रेजों की सरकार ने भी बड़ी क्रूरता के साथ इन क्रांतिकारियों का दमन किया, सैकड़ों को फांसी चढ़ा दिया, अनेक यातनाएं दी, काला पानी भेज दिया गया। काला पानी जो आजकल अंडमान निकोबार है, पहले जैसा आजकल पर्यटन स्थल ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले वह स्थान दुर्गम स्थान हुआ करता था और इसलिए उसको काला पानी बोला करते थे, और अनेक क्रांतिकारियों को वहाँ पर काले पानी की सज़ा काटने के लिए भेज दिया जाता था। और इस तरह से लगातार दमन होने के कारण और बहुत सारे क्रांतिकारियों की फांसी हो जाना, जेल में चले जाना, इन वजहों से क्रांतिकारी आंदोलन जो है धीरे धीरे करके शिथिल पड़ता गया। भले ही क्रांतिकारी आंदोलन अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिस मुकाम तक वो जाने की प्रेरणा से आरंभ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की आज़ादी के लिए हम इस क्रांतिकारी आंदोलन को और उन क्रांतिवीरों की भूमिका को कम करके कतई नहीं आंक सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन क्रांतिकारियों का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, इनके कोई अपने राजनीतिक लाभ नहीं थे, ना तो इनको कोई विधान परिषदों का चुनाव लड़ना था, ना ही इनको प्रांतीय असेंबलियों में या वायसराय की काउंसिलिंग में अपने आप को जगह पाने के लिए जद्दोजहद करना था। ऐसा कुछ भी नहीं था, और यही वजह थी कि इनके निस्वार्थ भाव के कारण जनता इनसे जुड़ती गई। जैसे जैसे खबर आती कि इस क्रांतिकारी को फांसी चढ़ा दी गई है, पूरे देश में उत्तेजना की लहर दौड़ जाती, लोगों का खून खौल उठता। सरदार भगत सिंह के बारे में जब लोगों ने सुना तो उस समय पूरे देश में गमज़दा माहौल के साथ गुस्से का माहौल था। लोगों के अंदर क्रोध का ज्वालामुखी उमड़ पड़ा था। ऐसा जब कोई क्रांतिकारी भारत माता की बलिवेदी पर अपने आप को न्यौछावर करता, तब सारे देश में गुस्से का माहौल पैदा हो जाता। और इन क्रांतिकारियों ने इस देश में यही सम्मान उस समय कमाया, और उनकी अक्षुण्ण स्मृतियाँ आज भी उनकी यादों के साथ जीवित हैं। क्रांतिकारी घटनाओं से एक जन जागरण का माहौल बनता, और इस तरह से आपको बता दें कि क्रांतिकारी विचारधारा प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों से स्टार्ट हुई या आरंभ हुई देश की आज़ादी की यात्रा का चरम परिणति थी, क्रांतिक स्थिति थी कि लोगों ने किस तरह से प्रार्थना पत्र से प्रारंभ होकर पिस्तौल तक देश की आज़ादी के लिए पहुंच चुके थे। क्रांतिकारी विचारधारा भले ही शिथिल पड़ गई या भले ही वह अंजाम तक ना पहुंच पाई हो, लेकिन इसके बावजूद भी क्रांतिकारी विचारधारा का अपना एक महत्व है। उसने जन जागरण की दिशा में जो महत्वपूर्ण काम किया, इसी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित होकर आगे चल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस क्रांतिकारी विचारों का संगठन तैयार किया, और वह संगठन बना आज़ाद हिंद फौज के नाम से।
आगे के अध्याय में हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में और जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इसके पहले आप लोगों को हल करना है इस अध्याय के इन 5 प्रश्नों को और देखते रहना है ई क्लासेस बाय मनीष सर। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।